अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी प्राइम टाइम न्यूज बुलेटिन में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं नाजिमा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। हाइड्रा की इन्हदामी कार्रवाइयां, गरीब अफराद खानदान की खुदकुशी की कोशिशें। हाइड्रा कमिश्नर रंगनाथ मिश्रा का बड़ा ऐलान, कहा FTL और बफर जोन में मजीद ढांचों को अब निशाना नहीं बनाया जाएगा। वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की तादाद में ऑनलाइन एतराजात किए जाएं दाखिल। बैरिस्टर उमर फारूकी की अपील, कहा अब तक महज 17 लाख दरख्वास्तें मिली हैं। औकाफी जायदाद कौम का असासा, किसी को भी औकाफी जायदादों में मुदाखलत की इजाजत नहीं दी जा सकती। वक्फ तरमीमी बिल की मुखालिफत में अहम इजलास, बड़े पैमाने पर शोर बेदारी की जरूरत पर दिया गया जोर। रियासत में किसानों की कर्ज माफी में बड़ी धोखाधड़ी, साबिक रियासती वजीर BRS कैद हरीश राव का इल्जाम। वजीर आला रेवंत रेड्डी के वादों की तकमील का इंतजार, कई किसान खुदकुशी पर मजबूर। शेख अब्दुल्ला की बरसी के मौके पर फारूक अब्दुल्ला की BJP पर कड़ी तनकीद, अमित शाह के बयानात को करार दिया तशवीशनाक। कहा कश्मीर में हिंदुओं और मुसलमानों को बांटने की सियासत नहीं चलेगी। हम वक्फ तरमीमी बिल को किसी हाल मंजूर होने नहीं देंगे। मुस्लिम पसंदला बोर्ड के अराकीन से मुलाकात के बाद शरद पवार का ऐलान। और लखनऊ में 3 मंजिला इमारत मुनहदिम, 8 अफराद हलाक, 30 से जायद जख्मी। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। शुरुआत करते हैं हाइड्रा से जुड़ी बड़ी खबरों से। जैसा कि रियासत में हाइड्रा की जानिब से जारी इन्हदामी कार्रवाइयों पर गरीब और मुतवस्सित तबके की अवाम में शदीद गुस्सा पाया जाता है और बगैर किसी इत्तला के मकानात को मिसमार करने पर अवाम एहतजाज कर रहे हैं, जिसमें बाज़ मुकामात पर मुतासिर ने खुद पर पेट्रोल डालकर खुदकुशी की भी कोशिश की। अवामी शिकायत का बुनियादी नुक्ता यह है कि उन्हें अपने घरों को बचाने के लिए कोई मौका नहीं दिया जा रहा है और इसी अवामी दबाव के पेश नज़र हाइड्रा के कमिश्नर AV रंगनाथ ने एक अहम ऐलान किया और वजाहत की कि सिर्फ नए तामीरात को मिसमार किया जा रहा है, जबकि पहले से आबाद घरों को मिसमारी से बचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब FTL यानी कि फुल टैंक लेवल और बफर जोन में मजीद मकानात को निशाना नहीं बनाया जाएगा और इस बयान ने कुछ हद तक अवाम में पाई जाने वाली बेचैनी को कम किया है। लेकिन फिर भी ये सवाल उठाया जा रहा है कि आया हाइड्रा अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी करेगा या नहीं। और इस बयान से कबल आज भी माधापुर, चूना, तालाब FTL एरिया में हालिया कार्रवाई के दौरान कई घरों को मुनहदिम कर दिया गया, जिसके नतीजे में बेशुमार खानदान शदीद बारिश में सड़कों पर बेया और मददगार छोड़ दिए गए। ये लोग ना तो बड़े जमींदार हैं और ना ही अमीर अफराद, बल्कि वो बदकिस्मत लोग थे जिन्होंने बरसों की मेहनत और बचत से अपने सर छुपाने का इंतजाम किया था। इन्हदामी के दौरान ओहदेदारान ने लोगों को सामान समेटने का वक्त भी नहीं दिया। वक्फ तरमीमी बिल 2024 पर दानिशवराने मिल्लत की तशवीश जारी है। इसी सिलसिले में शहर में खुसूसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बैरिस्टर उमर कमल फारूकी ने वक्फ तरमीमी बिल 2024 के खिलाफ करोड़ों की तादाद में एतराज़ात दाखिल करने की पुरजोर अपील की है। उन्होंने कहा मोदी की बेसाखी वाली हुकूमत है, इसीलिए अब पिछली बार की तरह गैर कानूनी खवानीन की तरह ये बिल पार्लियामेंट में एक दफा तौर पर हरगिज मंजूर नहीं हो सकता और इसीलिए JPC के सुपुर्द कर दिया गया। लेकिन खतरा फिर भी बरकरार है। JPC ने वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ 14 सितंबर तक एतराज़ात मंगवाए हैं, लेकिन आज तक सिर्फ 17 लाख एतराज़ात दाखिल हुए हैं और ये तादाद नाकाफी और तशवीशनाक है। आखिर में उन्होंने शहरियान से फिर अपील की है कि वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ लाखों नहीं बल्कि करोड़ा की तादाद में ऑनलाइन एतराज़ात दाखिल किए जाएं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबिक वजीर कमाल फारूकी, ईसा कुरैशी, मिर्जा अफसर बेग, खाजी शकील, इस्माइल राजा, अहमदुल्ला, अकरम शाह वगैरह मौजूद थे। और इसी तरह वक्फ तरमीमी बिल 2024 की सख्त अल्फाज में मजम्मत और मुखालिफत करते हुए तंजीम आवाज़ के रियासती जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अब्बास ने कहा मरकजी हुकूमत फिरकावाना बुनियादों पर नित्य नए क़वानीन के जरिए मुल्क के मखसूस तबके के साथ नाइंसाफ़ी का इर्तिकाब कर रही है।
پیش ناظرین مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ مرکزی حکومت کی جانب سے پیش کردہ وقف ترمیمی بل 2024 کی سخت الفاظ میں مذمت اور مخالفت کرتے ہوئے تنظیم آواز کے ریاستی جنرل سیکریٹری محمد عباس نے کہا، مرکزی حکومت فرقہ بنیادوں پر نت نئے قوانین کے ذریعے ملک کے مخصوص طبقے کے ساتھ ناانصافی کا ارتکاب کر رہی ہے۔ انہوں نے سچر کمیٹی کی رپورٹ کا حوالہ دیا اور وقف ترمیمی بل 2024 کو پیش کرنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، جبکہ کمیٹی کی سفارشات کو مکمل طور پر نظر انداز کرنے اور ملک کی سب سے بڑی اقلیت کے جذبات کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ سی پی آئی ساؤتھ زون دفتر میں تنظیم آواز گریٹر حیدرآباد کے زیر اہتمام وقف ترمیمی بل 2024 کے خلاف منعقدہ ایک گول میز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مذکورہ قانون کے خلاف سڑکوں پر اتر کر احتجاج کرنے مسلمانوں پر زور دیا گیا۔ سی پی آئی گریٹر حیدرآباد ساؤتھ یونٹ سیکریٹری عبدالستار ثناء اللہ خان، محمد افضل، شہباز امجد علی خان، ماجد شتاری، ایڈوکیٹ محمد شکیل کے علاوہ مختلف رضاکاران تنظیموں، تنظیم آواز اور سی پی آئی گریٹر حیدرآباد کے قائدین اور کارکنان نے بھی اس گول میز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وقف ترمیمی بل 2024 کی سخت الفاظ میں مذمت کی۔ محمد عباس نے اپنے سلسلہ خطاب کو جاری رکھتے ہوئے ماضی میں مرکزی حکومت کی جانب سے پیش کیے گئے مختلف بلز اور قوانین کی روشنی میں مسلم اقلیت کے ساتھ سازشیں رچنے اور انہیں دوسرے درجے کا شہری بنانے کی کوشش کا مودی حکومت پر الزام لگایا۔ انہوں نے کہا، مجوزہ وقف قانون کے ذریعے ساری اوقافی املاک کو نشانہ بنانے کا کام کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر ہونے والے تبصروں کے حوالے سے کہا، بل پیش کرنے سے قبل بی جے پی کی پروپیگنڈا کرنے والی ٹیمیں سرگرم ہو گئی ہیں۔ اوقافی جائیدادوں کو دلتوں اور قبائلی طبقات کا تقسیم کرنے کی مانگ کرتے ہوئے یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اوقافی جائیدادیں مسلمانوں نے قبضے کر کے بنائی ہیں، جبکہ وہ ہمارا قومی اثاثہ ہیں۔ محمد عباس نے کہا، ایسا ہرگز نہیں، اوقافی جائیدادیں کسی ایک شخص کی جانب سے منشا وقف کے تعین کے ساتھ وقف ہو جاتی ہیں۔ ان اراضیات کا کسی بھی شخص سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اور نہ ہی یہ جائیدادیں سرکاری اراضی پر قبضہ کر کے بنائی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا، ماضی میں حکومتوں کی لاپرواہی کے نتیجے میں اوقافی جائیدادوں پر قبضے ہو گئے، اوقافی جائیدادوں کے ساتھ حکومتی سطح پر کھلواڑ کیا گیا۔ دیگر شرکاء نے بھی اپنے خطاب کے ذریعے مساجد اور ایوانوں میں چیخنے چلانے کے بجائے سڑکوں پر اتر کر وقف ترمیمی بل 2024 کے خلاف صدا احتجاج کرنے، عوام میں اوقافی جائیدادوں پر منڈلا رہے خطروں کے بادلوں کے متعلق شعور بیداری مہم چلانے، مذہبی، سماجی اور سیاسی محاذوں پر جم کر مذکورہ بل کے خلاف احتجاجی مظاہرے اور نمائندگی کو یقینی طاقتور بنانے پر زور دیا۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی، حیدرآباد۔ سابق ریاستی وزیر و بی آر ایس قائد ہریش راؤ نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی پر کسانوں سے وعدہ خلافی کا الزام لگایا۔ انہوں نے میڈیا سے بات چیت میں کہا کہ حکومت کی جانب سے قرض معافی اسکیم جزوی نافذ کی گئی ہے۔ انہوں نے کسانوں کی خودکشی کے لیے وزیر اعلیٰ کے جھوٹے وعدوں کو ذمہ دار قرار دیا۔ ہریش راؤ نے کہا، کسانوں کی قرض معافی اسکیم میں بڑی بدعنوانیاں کی جا رہی ہیں اور اب کسان خودکشی پر بھی مجبور ہوتے جا رہے ہیں۔ اس موقع پر انہوں نے کئی کسانوں کے نام کے ساتھ مثال پیش کی جس نے کہ خودکشیاں کر لی ہیں۔ جماعت اسلامی مسلمان مجرمین کی حمایت نہیں کرتی بلکہ ان کے خلاف انصاف کے اصولوں پر عمل کرنے پر یقین رکھتی ہے، کیونکہ مجرم کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ ان خیالات کا اظہار امیر حلقہ جماعت اسلامی تلنگانہ جناب خالد مبشر ظفر نے کریم نگر میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے آصف آباد کے جنور منڈل میں حالیہ واقعے کی بھی سخت مذمت کی اور ریاست بھر میں امن و سلامتی کے فروغ کے لیے ٹھوس اقدامات کا مطالبہ کیا۔ امیر حلقہ نے ریاستی حکومت سے اردو اساتذہ اردو لیکچرز کے تقررات میں ایس سی جائیدادوں کی ڈی ریزرویشن کے ذریعے اردو جائیدادوں کو عام زمرے میں شامل کرنے کا مطالبہ کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے وقف ترمیم بل 2024 کے خلاف جماعت کے سخت موقف کا اظہار کیا۔ اس پریس کانفرنس میں ریاستی سیکریٹری جماعت اسلامی نعیم الدین احمد، علیم الدین ارشد، عبدالرقیب حامد لطیفی کے علاوہ ناظم جماعت اسلامی ضلع کریم نگر محمد سہیب احمد خان اور محمد خیر الدین کے علاوہ دوسرے بھی موجود تھے۔ کہ نہ صرف یہ کہ آپ کو اسٹیٹ کے وقف بورڈ کے بارے میں جو کام کرنا ہے، بلکہ سینٹرل لیول پر بھی آپ کے 8 ایم پی ہمارے تلنگانہ سے، تو یہ کوئی بھی شرائط جو ہے نا ہماری اس وقت موجود جو سینٹرل گورنمنٹ ہے اس میں نہیں ہونا چاہیے، اور وقف بل کو جو ہے نا
फौरी तौर पे वापस लेना चाहिए और वक्त का जो है ना कोई पॉजिटिव वाला अगर आपके पास है तो मुस्लिम कम्युनिटी से उस पर डिस्कस करके उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये वो चंद 3 इश्यूज इंपॉर्टेंट थे, जयनूर का इशू, खबरम का इशू और वक्त का इशू, जिसकी वजह से मैंने महसूस किया कि स्टेट लेवल कम्युनिकेशन हम करीमनगर से देंगे। तो आज यहाँ पे हम सिर्फ लोकल की जो ना बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये एक हमारी रियासती प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो फर्स्ट टाइम हमारे जो ना पूरे स्टेट के अंदर हो रही है। और ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट ऑफ जमात इस्लामी आई डिक्लेयर कि जमात इस्लामी विल सपोर्ट इन ऑल पॉजिटिव एक्टिविटीज टू द गवर्नमेंट, बट वी विल एजिटेट इफ गवर्नेंस इज नॉट गुड। वी विल एजिटेट अगर ह्यूमन राइट्स अगर वहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है। वी विल एजिटेट अगर किसी का भी माइनॉरिटीज का, एससीज का, एसटीज का, बीसीज का किसी का भी इशू आएगा, हम लोग जो है ना एजुकेट करेंगे। अभी मैं आपको बताऊं कि उर्दू मीडियम टीचर्स का मसला कितना बड़ा मसला है। हम सीएम साहब को हम पूरा हम रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, जमात इस्लामी विल फाइट फॉर द राइट्स ऑफ द उर्दू मीडियम टीचर। उर्दू हमारी जबान है, उर्दू बाहर की जबान नहीं है, उर्दू इंडिया की जबान है। एंड आई एम रिप्रेजेंटिंग नेशनल यूनिवर्सिटी, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में मैं प्रोफेसर हूँ। तो हाउ कैन आई स्टे बैक? उर्दू के लिए हमारी बहुत बड़ी यानी कुर्बानियां होना चाहिए। अभी मैं कल जो है ना यहाँ का छोटा गाँव कौन सा है वो मुगली पालन गए थे हम लोग। इदारा खादिमान मिल्लत करीमनगर के ज़ेर एहतमाम आज मुफ्त में टेलरिंग ट्रेनिंग सर्टिफिकेट और बिलासूदी कर्ज की तकसीम अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में जी ओझा और एम ए मुजीब रिटायर्ड तहसीलदार बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत की और इदारे खादिमान मिल्लत के मिली खिदमात की खूब सताइश की और इनकी जानिब से इदारे के लिए मुकम्मल ताउन का तयक़ुन दिया। इस प्रोग्राम में सद इदारा खादिमान मिल्लत माजिदुल्लाह बेग ने इफ्तिताई कलमात अदा किए। सेक्रेटरी इदारे खादिमान मिल्लत करीमनगर मोहम्मद अब्दुल समद नवाब ने इदारे की कारकर्दगी पर तफसीली रोशनी डाली। मुझे यही पता है कि इंसान के काम में आना है। तो भैया बोले कि हमको फाइनेंशियली सपोर्ट बाहर से नहीं मिलता है, तो आपको देने वाला ही बड़ा है, खुदा है, तो आपको किसी की सपोर्ट नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस बहुत देश के लिए आना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो दिन प्रतिदिन जो ये हेट फैलाया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम का जो नाम लेके लाया जा रहा है, ये पूरी शिया से भी चाले हैं। हम भी, आप मुस्लिम है, मैं हिंदू, हमारे में तो झगड़ा नहीं हो रहा है। तो ऐसी चीज़ों को गौर ना करें। और जो ये ट्रेनिंग आपके पास, अगर आपके पास 50,000 भी है, लाख रुपए भी हैं, तो आज है कल नहीं रहेंगे। बट जो ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं, आपको जो हुनर दे रहे हैं, वो आपको पैसे कमा के दे सकता है। जो हुनर है तो सब कुछ है आपके पास। निज़ामाबाद में वाक़े मशहूर बड़ा पहाड़ दरगाह सैयद सादुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह पर आजकल ताइनात वक्फ के अहदेदारान और मुजाविरों के दरमियान मिली भगत के बायस ज़ायरीन के साथ लूट खसूट का सिलसिला जारी है। ज़ायरीन और मुजाविरों के दरमियान हो रहे झगड़े में एक मुजाविर जख्मी भी हो गया, जबकि ज़ायरीन भी इस झगड़े में जख्मी हो गए और अब ज़ायरीन ने पुलिस और वक्फ अहदेदारान से मुदाखलत की अपील की है। हुसैनी के दरगाह को गए थे, वहाँ पर ऊपर जाने के बाद तो कई मुजावर हमें रोककर वहाँ पर कुछ नज़र, हमारे दिल से हम 500 रुपये नजराना पेश करें वहाँ पर। तो आगे जाने के बाद हमारा बर्तन हाथ में ले लिए। रिजवान मुजावर और सोहेल मुजावर और उनके कई साथीदार ने मिलकर 1100 रुपये की डिमांड की हमारे साथ। रिजवान और सोहेल ने मिलकर और उनके साथीदारों ने मिलकर हम पर हमला करे। मांग है कि पुलिस तेलंगाना के पुलिस स्टेशन से कि सही से, और हम मुजावरों को बाइकआउट करते हैं वहाँ कर। तेलंगाना स्टेट पुलिस से रिक्वेस्ट है हमारी कि सख्त से सख्त मुजावरों के ऊपर कार्रवाई करे और तेलंगाना स्टेट से चीफ मिनिस्टर से हमारी गुजारिश है वहाँ के मुजावरों को बाइकआउट करे, पहली बात। और दूसरी बात, वो लोग जो हमारे ऊपर हुआ तो हमारे कोई नाराज़गी नहीं है, आने वाले वक्त में किसके भी ऊपर उन्होंने हमला कर सकते हैं और कोई पब्लिक आके वहाँ पे कुछ भी बोल रहे तो उनके ऊपर हमला करे डायरेक्ट उन्होंने। इसलिए सख्त से सख्त सोहेल के ऊपर और रिजवान के ऊपर कार्रवाई कीजिए। एमबीए में दाखिले के लिए आईसेट की काउंसलिंग जारी है। डिग्री उम्मीदवारों को दाखिले के लिए कॉलेज कोर्ट से वक्फियत ज़रूरी है। दफ्तर सियासत के महबूब हुसैन जिगर हॉल में आज करियर काउंसलिंग गाइडेंस सेंटर के तहत इस सिलसिले में एक इजलास का इनेकाद किया गया था। इस इजलास से खिताब करते हुए माहिरीन तालीम ने तलबा को मशवरा दिया है कि वो एमबीए को अपना करियर बनाएं। यकीनन आने वाले दिनों में एमबीए ग्रेजुएशन की बड़ी मांग होने वाली है। इजलास से मजीद नोमान, मोहतरमा इमराना फातिमा और एम ए हमीद ने खिताब करते हुए एमबीए में दाखिले के प्रोसेस से वाकिफ करवाया।
शहदाबाद के मज़ाफ़ाती इलाकों में दो बड़े ज़खायर यानी कि उस्मान सागर, हिमायत सागर और इनसे जुड़ी दो नदियां मूसा नदी, ईसा नदी पाई जाती है। हिमायत सागर की तामीर आसिफ जाही सल्तनत के आखिरी बादशाह निज़ाम मीर उस्मान खान बहादुर के दौर हुकूमत में सन 1927 में करवाई गई थी। हमारे नुमाइंदे फ़हीम अंसारी ने इस सिलसिले में मूसा और ईसा नदी की तारीख़ी हैसियत पर रोशनी डालने की कोशिश की। तारीख के मुताबिक 1908 की मशहूर तुग़यानी के बाद हैदराबाद में हज़ारों लोगों की अमवात हो गई थी और कई घर बर्बाद हो गए थे। इसीलिए निज़ाम उस्मान खान बहादुर ने हिमायत सागर, उस्मान सागर तामीर करवाया था। उस्मान सागर से जुड़ी नदी मूसा नदी और हिमायत सागर से जुड़ी नदी ईसा नदी है। मूसा नदी और ईसा नदी लंगरहाव संगम पर मिलते हैं। दो नदियों का पानी एक होकर मूसा नदी में तब्दील हो जाता है। वाज़ेह है कि मूसा नदी शहर के क़ल्ब से होकर गुजरती है। और हम आपको ये भी बता दें कि दो नबियों के नाम से इन नदियों को मौसूम किया गया है, यानी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के नाम से मूसा नदी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नाम से ईसा नदी मौजूद है। पैगम्बरान इस्लाम के नाम पर नदियों का नाम रखने का शर्फ भी रियासत हैदराबाद और वालिया ने हैदराबाद को मिला है। अब नजर चंद अहम कौमी खबरों पर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने पार्टी के बानी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की बरसी की तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस से खौफजदा है और वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम जीत कर आवाम की तकदीर को बदल देंगे। उन्होंने अमित शाह पर तनकीद की और कहा मुसलमान पर सवाल उठाने वालों को मालूम होना चाहिए कि मुसलमानों ने भी आज़ादी के लिए अपना हिस्सा डाला, अपनी जानों की कुर्बानियाँ दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी सिर्फ हिंदुओं को डराने की कोशिश कर रही है। उन्हें लगता है कि हिंदू उन्हें वोट देंगे, लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि वो अब हिंदू ही नहीं हैं। उन्होंने कहा अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इक़्तिदार में आए तो दहशतगर्दी दोबारा शुरू हो जाएगी। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जब उन्होंने आर्टिकल 370 ख़त्म किया तो क्या दहशतगर्दी ख़त्म हो गई? नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इस बात को यकीनी बनाएगी कि हमें रियासत का दर्जा वापस मिले। तरह से कोशिश करेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिस तरह से भी ये बदनाम कर सके करेंगे, मगर इंशाल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस फतह होगी और अल्लाह ताला हमें यहाँ के लोगों की किस्मत बदलाने के लिए आगे लाएगा। कल अमित शाह कह रहे थे ये जो भी कांग्रेस और नेशनल के दरमियान गठबंधन हो गया है ये एक पर्टिकुलर फॉर टाइमिंग के लिए, बाकी जो भी है वही पुराना होगा। वो तो बहुत कुछ कहते हैं। मैं तो उनसे ये कहना चाहता हूँ जिस भारत को बनाना चाहते हैं हम उस भारत के खिलाफ हैं। भारत जो है वो सबका है, हिंदू का, मुसलमान का, सिख का, ईसाई का, बौद्ध का, जितने भी यहाँ रहने वाले हैं वो यहाँ के हैं। हम घुसपैठिया नहीं हैं, हम मंगलसूत्र नहीं लेने वाले हैं, हम वो भैंसों को बांटने वाले नहीं हैं मुसलमानों के लिए। मैं उनसे कहना चाहता हूँ जो मुसलमानों पे एक उंगली उठा रहे हैं उन्हें यह पता होना चाहिए कि मुसलमान ने भी इस मुल्क की आज़ादी के लिए काम किया है, जानें दी हैं। मुसलमान बराबर का हिस्सेदार है वतन की आज़ादी का। जम्मू पर काफी मेहनत की जा रही है। कल अमित शाह सब गए डॉक्टर साहब जम्मू को काफी कंट्रोल में लिया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। कल अमित शाह था, 14 को प्राइम मिनिस्टर भी आ रहे हैं। देखिए कश्मीर को सुनिए, वो सिर्फ हिंदुओं को डराने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये समझते हैं कि हिंदू उनका वोट देगा, मगर उनसे मैं कहना चाहता हूँ वो हिंदू अब वो हिंदू नहीं रहा जो इनके बात समझता है। पहले तो इनने राम को बेचने की कोशिश की, अब ये डराने की कोशिश कर रहे हैं। और कहते हैं कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस आई तो यहाँ पे फिर से वही आतंकवाद शुरू होगा। मैं इनसे पूछता हूँ जब 370 ले गए क्या आतंकवाद बंद हुआ? आज आतंकवाद फिर से शुरू हो गया है, उसके जिम्मेवार ये खुद हैं। अफजल गुरु को फांसी दिए जाने के फैसले पर उमर अब्दुल्ला ने सवाल उठाया था। आज जम्मू कश्मीर के रामबन में एक हज जलसे आम से खिताब करते हुए वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने उमर अब्दुल्ला को कई तनकीद का निशाना बनाया और कहा अफजल गुरु को फांसी नहीं दी जाती तो क्या उनकी गुलपोशी की जाती। कॉन्फ्रेंस के लीडर उमर अब्दुल्ला साहब ने क्या कहा है? कहा है अफजल गुरु को फांसी नहीं होनी चाहिए थी। मैं पूछना चाहता हूं उमर अब्दुल्ला साहब से कि अफजल गुरु का फांसी नहीं होनी चाहिए थी, क्या उन्हें सार्वजनिक रूप से माला पहनाया जाना चाहिए? क्या किया जाना चाहिए? इस सवाल का मैं आपसे जवाब चाहता हूं।
और ये लोग कहते हैं हम फिर से 370 को बहाल करेंगे। बहनों भाइयों, यहां पर 5 सालों में आपको जानकर खुशी होगी, शायद आंकड़ों की जानकारी आपको नहीं होगी, 40,000 की भर्तियां हम लोगों ने की है, 40,000 की भर्तियां की हैं। और हमारा एक बगल में पाक अधिकृत कश्मीर है, पीओके। क्या बतलाऊं मैं पीओके के बारे में? बहनों भाइयों, यहां भी सरकार बनाइए। यहां के विकास को देखकर पीओके के लोग कहेंगे कि अब हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, हम भारत के साथ जाना चाहते हैं। और मैं आपको यह जानकारी देना चाहता हूं, अभी हाल में ही एक हलफनामा कोर्ट में देते हुए वहां के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने यह कहा कि पीओके ये फॉरेन लैंड है। मैं पीओके के लोगों से कहना चाहता हूं, पाकिस्तान के लोग आपको फॉरेनर मानते हैं, आपको विदेशी मानते हैं। जम्मू कश्मीर में अंजुमन औखाफ जामे मस्जिद ने कहा कि मीर वाइज मौलवी उमर फारूक को घर में नज़बंद कर दिया गया है। उन्होंने कहा मीर वाइज को आज नक्शबंद साहिब नौहटा में वाक़े वाइज और तबलीग का प्रोग्राम करना था, ताहम इंतजामिया ने मीर वाइज को घर से निकलने ही नहीं दिया। हुक्काम ने अवाम के जज्बात को नज़रअंदाज करते हुए मीर वाइज को एक बार फिर मजहबी, समाजी और मनसबी जिम्मेदारियों को अदा करने से रोक दिया है। अंजुमन ने मजहबी मामलात में मुदाखलत की शदीद मजम्मत की और कहा यह हद्दर्जे अफसोसनाक तर्ज अमल है, क्योंकि आज हजारों की तादाद में अवाम मीर वाइज कश्मीर के मवैस हुस्ना का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मुंबई में एनसीपी के सुप्रीमो शरद पवार से उनकी रिहाइशगाह पर ऑल इंडिया मुस्लिम पसल्ला बोर्ड के अरकान व हमदर्दान की मुलाकात हुई। इस मौके पर शरद पवार ने यकीन दिलाया कि वक्फ तरमीमी बिल को किसी हाल में मंजूर नहीं होने देंगे। इस वक्त में बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना फजलुर रहीम मुजद्ददी इस मुलाकात के लिए खुसूसी तौर पर मुंबई आए थे। बोर्ड की जानिब से शरद पवार को मेमोरेंडम भी पेश किया गया, जिसमें मुकम्मल वक्फ तरमीमी बिल 2024 को दस्तूर के खिलाफ बताते हुए इसे वापस लेने का मुतालबा किया। शरद पवार ने यकीन दिलाया कि किसी की मजहबी जायदाद छीनने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और हम सख्ती के साथ बिल की मुखालिफत करेंगे और इसे मंजूर होने नहीं देंगे। और उधर उत्तर प्रदेश के ज़िले लखनऊ के सरोजनी नगर इलाके में हफ्ते की शाम 3 मंजिला इमारत के मलबे के नीचे दबी 3 मजीद लाशें मिलने के बाद महलूकीन की तादाद बढ़कर 8 हो गई है। हादसे में जख्मी 30 अफराद को इलाज के लिए मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल करवा दिया गया है। डिवीजनल कमिश्नर रोशन जैकब के मुताबिक मलबे में फंसे अफराद को निकालना इंतजामिया की अवलिन तरजीह है। राहत रसानी का काम पूरे होने के बाद माहिन की जांच कमेटी तश्कील दी जाएगी। पुलिस कमिश्नर ने मीडिया से बातचीत में ट्रांसपोर्ट नगर में हुए हादसे में अब तक 8 अफराद की हलाकत की तस्दीक की है। 30 से ज्यादा जख्मी होने की भी तस्दीक की है। इनमें से ज्यादातर की हालत खतरे से बाहर बताई गई है। मुंबई में अंबानी खानदान की अजीम रिहाइशगाह एनिटेलिया में होने वाली गणेश चतुर्थी की तकरीबात में बॉलीवुड की मशहूर शख्सियात शामिल हुई। सलमान खान से लेकर माधुरी दीक्षित तक कई बॉलीवुड हस्तियों को अंबानी की रिहाइशगाह पर आते देखा गया। अंबानी की रिहाइशगाह पर त्यौहार का ये जश्न रात देर गए तक जारी रहा। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। हाइड्रा की इन्हदामी कार्रवाइयां, गरीब अफराद खानदान की खुदकुशी की कोशिशें। हाइड्रा कमिश्नर रंगनाथ मिश्रा का बड़ा ऐलान, कहा एफटीएल और बफर जोन में मजीद ढांचों को अब निशाना नहीं बनाया जाएगा। वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की तादाद में ऑनलाइन एतराजात किए जाएं दाखिल। बैरिस्टर उमर फारूकी की अपील, कहा अब तक महज 17 लाख दरख्वास्तें मिली हैं। औखाफी जायदाद कौम का असासा, किसी को भी औखाफी जायदादों में मुदाखलत की इजाजत नहीं दी जा सकती। वक्फ तरमीमी बिल की मुखालिफत में अहम इजलास, बड़े पैमाने पर शोर बेदारी की जरूरत पर दिया गया जोर। रियासत में किसानों की कर्ज माफी में बड़ी धोखाधड़ी, साबिक रियासती वजीर BRS क़ायद हरीश राव का इल्जाम। वजीर आला रेवंत रेड्डी के वादों की तकमील का इंतजार, कई किसान खुदकुशी पर मजबूर। शेख अब्दुल्ला की बरसी के मौके पर फारूक अब्दुल्ला की बीजेपी पर कड़ी तनकीद, अमित शाह के बयानात को करार दिया तशवीशनाक। कहा कश्मीर में हिंदुओं और मुसलमानों को बांटने की सियासत नहीं चलेगी। हम वक्फ तरमीमी बिल को किसी हाल मंजूर होने नहीं देंगे। मुस्लिम पसल्ला बोर्ड के अरकान से मुलाकात के बाद शरद पवार का ऐलान।
और लखनऊ में 3 मंजिला इमारत मुनहदिम, 8 अफराद हलाक, 30 से जायद जख्मी। इसी के साथ प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन का सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त और देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज़।